हेलो एवरीवन। ग्रामीण विकास का ये सेकंड क्लास है। ये क्लास मैं ओपन रख रही हूँ आप सभी के लिए, ताकि आप सभी जान पाए कि हम कितने अच्छे से चीज़ों को आपको दे रहे हैं। जो चीज़ें हैं, जो तैयारी करने के लिए आपको ज़रूरत है, वो सब हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। जो तो अगर आप इसको डेमो के रूप में देख रहे हो, तो इससे आपको कई चीज़ें जानकारी एकदम आपके पास सटीक पहुंचेगी। और आप इसको नोट्स के फॉर्म में भी बना सकते हो। पीडीएफ मटेरियल भी मैं डाल देती हूँ साथ साथ में, वहां से भी आप देख सकते हो अगर आपको कुछ छूट जाता है। इवन आप अपने आप को टेस्ट करने के लिए क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो, इसी में से जो जो है रिलेटेड रहेगा, जो मैं पूछती हूँ। तो मैं जो फ्लैगशिप योजना पढ़ा रही थी ग्रामीण विकास की शुरुआत में, तो उसमें से मैंने 2 योजनाओं को पढ़ाया था। उसके साथ साथ और भी योजनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो मैं चाह रही हूँ कि उसको मैं आप लोग को दूं, जिससे आप लोग और अच्छे से इसको देख पाओ, समझ पाओ। और आगे चल के जो है आपको ऐसे ही डिटेल वीडियो मिलेगी, लेकिन अब वो लॉक आना शुरू हो जाएगी। तो मेरा जो डेमो है वो 2 वीडियो मैं डाल दी हूँ। उसके साथ साथ बाकी चीज़ें जो है आपको अब अनलॉक में भी दिखने चालू हो जाएगी, और वहां से आप जो है तभी उसको एक्सेस कर पाओगे जब आप उसको परचेज करोगे। देखिए, हर एक चीज़ का एक बोल सकते हो तैयारी आप कर रहे हैं ना। तो तैयारी करने के लिए क्या है कि आपको कंटेंट अच्छे चाहिए, और उस कंटेंट को बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है। तो हमने बहुत कम उसको प्राइस में, या बोल सकते हो बहुत कम सेलिंग प्राइस उसका रखा हुआ है, जिससे आप आसानी से उसको एक्सेस कर सको। और अगर आप चाहते हो कि पूरे अपडेट के साथ पढ़ो, आप पूरा अपडेट मतलब जितना भी अब तक अपडेट हो चुका है उसके साथ पढ़ो, और आगे चल के अगर उस पर कोई अपडेट होता है और उसको आप चाहते हो कि आपको मिले, तो यहाँ पे आप परचेज करके रख सकते हैं। ओके, चलिए मैं आगे आपको इसी में फ्लैगशिप योजनाओं में पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं शुरुआती की दो योजना मैंने पढ़ाया था, उसको थोड़ा लेते हुए पढ़ाऊंगी ताकि आपका वो कवर हो, और आगे मैं पूरा लेके चलूंगी। ओके, करीबन 10 योजनाएं आपको पढ़नी है यहाँ पे, और उसके बाद फिर पूरी पूरी योजनाएं, जो बड़ी बड़ी योजनाएं हो, उसकी डिटेल वीडियो अलग अलग सेपरेट सेपरेट आएगी। ओके, चलिए स्टार्ट करें। चलो, फ्लैगशिप योजनाओं पे मैं कल बात कर रही थी आयुष्मान भारत की। ओके, आयुष्मान भारत ये योजना है ना। आयुष्मान भारत किसकी योजना है? स्वास्थ्य विभाग की योजना है, यानी कि स्वास्थ्य कल्याण की योजना है। ग्रामीण विकास में किसका पार्ट है? सामाजिक कल्याण का पार्ट है। सामाजिक कल्याण तभी संभव है जब आप शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी सुविधाओं में फोकस करो। तो आयुष्मान भारत के बारे में जैसे बात करें, पूरे भारत में जो योजना थी वो 23 सितंबर 2018 को लागू किया गया था। कब? 23 सितंबर 2018 को। ओके, 24 सितंबर ये डेट इंपॉर्टेंट है, अगर कोई एनएसएस वगैरह में जुड़े होंगे तो पता होगा। तो 23 सितंबर 2018 से पूरे भारत में लागू किया गया। लेकिन क्या ये पूरे भारत में शुरुआत से लागू था? नहीं था। तो कैसे आया ये? सबसे पहले बात करें तो योजना 14 अप्रैल 2018 को, इस दिन खास क्या था? भीमराव अंबेडकर, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उनकी जयंती थी। इस दिन बीजापुर जिला, जो कि छत्तीसगढ़ का एक जिला है बस्तर संभाग में, बीजापुर जिला आकांक्षी जिलों में से है, तो यहां से आयुष्मान भारत की शुरुआत हुई थी। लेकिन इस योजना को पहले ही घोषित कर दिया गया था बजट सत्र के दौरान, जब 2018-19 का बजट तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, हमारे बीच नहीं है अब, तो तत्कालीन जो वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, उन्होंने इसको घोषित किया था, घोषणा कर दी थी इसकी। फिर इसको बीजापुर जिले में जो है 14 अप्रैल 2018 को शुरू किया गया, और 23 सितंबर 2018 को संपूर्ण भारत के लिए इसको लागू कर दिया गया। आयुष्मान भारत के अंतर्गत आपके आयुष्मान कार्ड बनते हैं, जिसके अंतर्गत आपको स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराया जाता है। ये लगभग 5 लाख रुपए तक का रहता है, अलग अलग प्रकार की सेवाओं के लिए उपलब्ध है। तो बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधा वाली योजना है ये, स्वास्थ्य योजना है, हेल्थ केयर के अंतर्गत सबसे बड़ी योजना के रूप में जानी जाती है दुनिया में ये। इसके अंतर्गत 5 लाख का हेल्थ कवर दिया जाता है। अगर बात करें तो 10.74 करोड़ गरीब और वंचित परिवारों को अभी वर्तमान में इसका दिया जा रहा है, और भी धीरे धीरे कवरेज इसका जो है बढ़ाने की संभावना है। 5 लाख तक का जो हेल्थ कवर दिया जाता है, अगर आप चाहते हैं आपको मिले, तो आपको क्या बनवाना पड़ेगा? गोल्डन कार्ड। ये पॉइंट को याद रखिएगा। ओके, किसके माध्यम से दिया जाएगा? गोल्डन कार्ड बनेगा। उस गोल्डन कार्ड से 5 लाख रुपए तक की मेडिकल सुविधा उपलब्ध होगी। बात अगर मैं करूं आज के पैटर्न की, कूट में आते हैं क्वेश्चन,
पूरे डिटेल आते हैं, इसलिए मेरा पढ़ाने का तरीका डिटेल रहता है। मैं इसके लिए ट्रोल भी हुई हूँ कई बार कि आप पूरा चीजों को दे देते हो। देखिए पूरा चीजें स्टेटमेंट में देने का सीधा मतलब होता है, स्टेटमेंट पे अगर आप किसी पॉइंट को याद रखते हो तो याद रहती है चीजें, और वहां पे जब कूट में सिलेक्शन करना होता है तो इजी पड़ता है। और अगर आप जो है छोटा छोटा पॉइंट करके दो एक एक लाइन वाला जो रहता है ना, एक एक शब्द वाला, वैसा अगर याद रखना चाहो ना तो लास्ट में जब वो स्टेटमेंट में घुमा के क्वेश्चन देता है तो आप फंस जाते हो। तो कृपया करके अभी के पैटर्न के हिसाब से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, मैं यही बोलूंगी और मैं डिटेल में ही पढ़ाऊंगी पूरा। ज्यादा ही आपको मिलेगा दूसरों से कंटेंट यहाँ पे CGPSC नॉलेज हब में, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, वो मेरी जिम्मेदारी है। ओके चलिए, तो गोल्डन कार्ड धारक यहाँ पे 5 लाख तक की मेडिकल सुविधा पाएगा। अब इसमें वर्तमान में 40% आबादी, ओके, देश की जो 40% यानी 40% आबादी है, कैसी आबादी? ग्रामीण आबादी बोल सकते हो, क्योंकि हम ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं ना। ओके, तो ग्रामीण आबादी में लगभग 40% जो ग्रामीण आबादी है वो इससे अब लाभान्वित हो रही है। ये दायरा बढ़ जाता है ना, जैसे ये वाला दायरा है, अब हमारे यहाँ तो बहुत सारी जनसंख्या है, ये दायरा क्या है? परिवर्तनीय है, चेंजेबल है। मैंने पहले ही बताया ये डेटा हो सकता है चेंज हो जाए फिर से, तो यहाँ पे जो है मैं वापस इसको बता दूं, ये डेटा जो है चेंज होने की संभावना पूरा है, तो ध्यान इसको रखे रहना। इसको मैं पूरा आगे चल के आपको और बता दूंगी, अगर इसमें कोई परिवर्तन होता है तो चेंजेबल है। अब 40% और इसमें कोई कैसे अंतर आया ऐसा मत सोचना। देखिए ग्रामीण के हिसाब से बात कर रही हूँ, तो मैं 40% जो हमारी आबादी है, ग्रामीण आबादी खास करके, वो पूरा हेल्थ कवर में आ गया है इसमें। ओके, और अभी भी बन ही रहा है कार्ड। टोल फ्री नंबर की जरूरत क्यों पड़ेगी? अगर हमें लगता है कि हमको सुविधा नहीं मिल पा रही है, या हमें लगता है कि आयुष्मान भारत योजना जो चल रही है उसके आयुष्मान कार्ड के तहत हमको इलाज करवाना है, तो हमको अपनी मर्जी से हॉस्पिटल चूज करना है, हमको अपनी मर्जी से वहां भर्ती होना है। तो वहां पे क्या कर सकते हो आप? 14,555 में कॉल करके आप जहां पे भर्ती होना चाहते हो वहां पे बता सकते हो, वहां पे आपको स्वास्थ्य की सुविधा जो है उपलब्ध कराई जाएगी। अब बस आपको कार्ड जो है ले जाके देना है। चलिए बात करते हैं दूसरी योजना, उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना थोड़ा सा अलग है, सामाजिक कल्याण की ही योजना है, आर्थिक कल्याण में भी ले सकते हो, क्योंकि इसके माध्यम से जो आप परंपरागत ईंधन है, यानी कि जो लकड़ी, घरेलू जो ईंधन था जिसमें आप लकड़ी का प्रयोग करते थे, उससे आपको मुक्त करने वाली योजना है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वल मतलब यहाँ पे आग से संबंधित, यानी कि एलपीजी कनेक्शन से संबंधित योजना हमारी क्या है? उज्ज्वला योजना है, जिसमें कई प्रकार के बोल सकते हो हित समाहित है, जिसमें सबसे बड़ा हित है महिला सशक्तिकरण। अगर घर में आप चूल्हा जलाने की बात करोगे, जनरली भारत की बात करूं तो शायद 90% ऐसे घर होंगे जहां केवल फीमेल को ही किचन का काम करना पड़ता है, मेल नहीं, ना के बराबर ही करते हैं। तो महिला सशक्तिकरण करना है। योजना 1 मई 2016 को लॉन्च की गई थी। ओके, 1 मई 2016 इसका लॉन्चिंग डेट था। इससे कई परिवार जो है लाभान्वित हुए, तो लाखों परिवारों को इसमें जो है एलपीजी कुकिंग सिलेंडर शुरुआत में दिए गए। कोशिश सफल भी रही। उसके बाद एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया कि हम 8 करोड़ भारतीय परिवारों को इससे क्या करेंगे? लाभान्वित करेंगे। तो शुरुआत में 1 मई 2016 को जब शुरू की गई, तब इस समय जो है काफी ज्यादा बांटे गए। बांटने के साथ साथ सिलेंडर जब जैसे ही गया तो लोग क्या करने लगे? अब वो घरेलू ईंधन को छोड़ के किस में आने लगे? सिलेंडर में आने लगे। अब वो किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? परंपरागत चूल्हे की जगह इस गैस वाला एलपीजी जो चूल्हा है उसका यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, 2016 में 5 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ देंगे 2016 के अंतर्गत करके सोचा। फिर हमने 2022 तक के लिए योजना में थोड़ा विस्तार किया और क्या किया, 8 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा। इसमें लक्ष्य में 2 प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला, 2016 में कितने करोड़ एलपीजी सिलेंडर जो है वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 5 करोड़ महिलाओं को बोल सकते हो। और उसके बाद अगर बोले 2022 तक का लक्ष्य कितना था, तो 8 करोड़, जो कि 8 करोड़ 2022 से पहले 2019 में ही कंप्लीट कर लिया गया था। अगस्त 2019 में पूरा ये जो है कनेक्शन जो बांटने का काम है वो पूरा हो गया। उसके बाद बात करूं मैं थोड़ा सा और, तो उज्ज्वला 2.0 योजना ये शुरू हुई उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले थे, उससे पहले जो है यहाँ पे उज्ज्वला 2.0 जो 0 योजना है, 2.0 योजना मतलब बोल सकते हो पिछले साल ही है,
तो ये जो है अगस्त में उज्ज्वला 2.0 योजना को जो है लागू कर दिया गया। चुनाव की बात की है, बात जो है मतलब चुनाव के जो बोलते हैं ना वादे, उसके अंतर्गत इसको रख के उज्ज्वला 2.0 योजना को वहीं से शुरू किया गया। अब इसमें किया क्या गया, हमने 8 करोड़ लोगों तो पहुंचाया तो था कनेक्शन, पर हमको जरूरत पड़ी कि हमें लगा कि और जो है कनेक्शन देने चाहिए और महिलाएं ज्यादा से ज्यादा इससे लाभान्वित होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, 10 करोड़ जो है मतलब बोल सकते हो 1 करोड़ अतिरिक्त कनेक्शन जो है हम किसको देंगे, अल्प आय वर्ग को, यानी कि जिसकी आय कम है, जो खुद से जो है सिलेंडर का जो है पूरा भुगतान नहीं कर पा रहा है, तो सब्सिडी वाला सिलेंडर हम देंगे। क्योंकि क्या है कि उज्ज्वला में जो सिलेंडर मिलता है ना, जो आप डायरेक्ट जो पे करते हो उससे कम रहता है, तो यहाँ पे 1 करोड़ अतिरिक्त जो है हमको कनेक्शन देना है करके 2.0 योजना को हमने शुरू कर दिया। जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है क्यों किया गया था। चलिए थर्ड पे आते हैं, ये कल का रिवीजन वाला मोड हुआ। थर्ड में आते हैं हम जन धन योजना। ओके, जन धन मतलब खाता वाला योजना। जन धन, लोगों का धन कहाँ रहेगा, बैंक में, इसके लिए आई जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना को PMJDY भी बोला जाता है, ये पॉइंट को पकड़े रहिएगा, कभी शॉर्ट में दे देता है। यह एक क्या है, राष्ट्रीय मिशन है, राष्ट्रीय स्तर केंद्र स्तर पे चलाया गया एक मिशन है। जो मिशन मतलब एक जिसका गोल होगा, एक लक्ष्य होगा, और होगा क्या, वित्तीय फायदा लाभार्थियों के बैंक खाते तक सीधे पहुंचाया जा सके, इसके लिए। यानी कि अगर आप एक परिवार में एक को आप बैंक खाते से जोड़ देते हो, तो जो भी आपका बेनिफिट मिलेगा, उसको जो भी वित्तीय सहायता मिलेगी वो उसके अकाउंट में डायरेक्ट आएगा, उसको किसी एजेंट के थ्रू नहीं मिलेगा, जिससे उसको पूरा पैसा मिलेगा और लोग उसका पैसा भी नहीं खा सकते। तो जन धन योजना में यही किया गया कि लाभार्थी को लाभ जो है उसके बैंक खाते के माध्यम से डायरेक्ट मिल सके, इसके लिए लाया गया। योजना की घोषणा नरेंद्र मोदी ने की थी क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे 15 अगस्त 2014 को, इसलिए इसको प्रधानमंत्री जनधन योजना भी कहते हैं। 15 अगस्त 2014 को जब लाल किला में ये भाषण दे रहे थे स्वतंत्रता दिवस पर, तब उन्होंने ये इसकी घोषणा की थी। ओके, ताकि जो वित्तीय लाभ है वो खाते तक पहुंच सके। तो लोग उन्होंने बताया कि वित्तीय लाभ को जो है वो हम खातों तक पहुंचाएंगे, जो भी पैसा है वो लोगों को खाते तक मिले। इसके लिए कौन सा डेट चुना उन्होंने, 15 अगस्त, आजादी मिल जाएगी उनको, है ना। तो 15 अगस्त 2014, ओके, 15-14 है ना, 15 अगस्त 14, ठीक है। इसमें जैसे आएगा क्या क्या बेनिफिट्स है, जैसे छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप डायरेक्ट आएगा, सब्सिडी डायरेक्ट आ जाएगा, पेंशन है ना, और उसके अलावा कोविड रिलीफ फंड में जो पैसा आ रहा था वो सारी चीजें जनधन खातों में सीधे भेज दी जाएंगे। उसके साथ साथ एक डेटा आया है इसका, इसको नेक्स्ट पॉइंट में डाल के लिख लेना, 9 जनवरी तक का डेटा है। जनधन योजना के तहत खोले गए खातों ने 1.5 लाख करोड़ इसका मार्क को छू दिया है। 1.5 लाख करोड़, यानी कि समझ रहे हो बात को, 1.5 लाख करोड़ खाते जो है खुले हुए हैं जनधन योजना के अंतर्गत। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये डेटा चेंजेबल है। ओके, ये डेटा क्या है, चेंजेबल है, याद रखिएगा। 1.5 लाख करोड़ का मार्क को छू लिया है। वित्त मंत्रालय के आंकड़े की बात करें तो इन खातों में जो है 44.23 करोड़ रुपए हैं। ओके, 44.23 करोड़ रुपए, तो ये बहुत ज्यादा होता है, 44 करोड़ रुपए के आसपास है। तो वित्त मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार ये है, ये डेटा चेंजेबल है और इसका पूछना थोड़ा उतना ज्यादा मतलब मेरे को नहीं लगता है कि आ सकता है, पर मैंने ये डेटा दे दिया है। आते हैं नेक्स्ट योजना पे, पीएम किसान निधि योजना, किसान सम्मान निधि जिसे कहा जाता है। पीएम किसान जो योजना है या पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है, उसमें किसानों को हर साल किसान परिवार को 6,000 रुपए दिया जाता है। पहला ही क्वेश्चन, कितने रुपए की सहायता राशि दी जाती है, वित्तीय सहायता 6,000 रुपए की, जिसकी किस्त कितने कितने की बंधी रहती है, 2-2 हजार रुपए की, और कितने किस्तों में मिलती है, 3 किस्तों में। तो 6,000 रुपए 3 किस्तों में, प्रति किस्त 2,000 रुपए। ओके, कहाँ मिलेगा, डायरेक्ट खाते में। अब जनधन हमने कर लिया तो वहीं आ जाएगा, तो बैंक खातों में पहुंचाया जाएगा। यही है किसान सम्मान निधि। 1 जनवरी जो अभी तक में 1 जनवरी को तक में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है 20,900 करोड़ रुपए की राशि का जो है यहाँ पे रिलीज कर चुके हैं। अब ये बढ़ते रहता है, डेटा चेंजेबल है। ओके, इसलिए डेटा को थोड़ा सा कम हो कर रहा। मैं इसको अभी क्यों बता दे रही हूँ, क्योंकि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, डिटेल में करा रही हूँ। तो ऐसे डेटा जैसे 1 जनवरी तक 20,900
करोड़ रुपए, ओके, 20,900 करोड़ रुपए रिलीज हो गया है। अब मान लो वहां तक जुलाई तक दे दिया या नेक्स्ट मतलब जब आने वाला रहेगा वैकेंसी उसके कुछ महीने तक दे दिया, तो उसके कारण जो है हमको इसको पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, चेंजेबल डेटा है ये। अब इसके लिए आपको करना क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर में बीच बीच में बताते जाता है कि इतना इतना पैसा अभी तक रिलीज हो गया है, तो वो सब में काम आएगा। फिलहाल के लिए इसको स्टार मार्क करके रखो, इसको ये डेट के साथ रख लेना, 1 जनवरी तक है, ठीक है। चलिए, मौजूदा किस्त की जारी होने के बाद जो किसानों को जो है योजना में कुल 1.8 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, ठीक है। कितना, 1.8 लाख करोड़ रुपए। ये भी डेटा अभी चेंजेबल है, ओके। तो अभी के लिए मैं बता दूं, आप पहला वाला पॉइंट को किसान सम्मान निधि में ज्यादा फोकस करेंगे। पीएम किसान योजना की घोषणा फरवरी 2019 की बजट में की गई थी, ओके। कब किया गया था, फरवरी 2019 के बजट में। उसके बाद दिसंबर 2018 से मार्च 2019 की अवधि के लिए पहली किस्त दी गई, यानी कि जब बजट आया 2019 में तब इस योजना को घोषित किया गया। लेकिन योजना को क्या किया गया, थोड़ा सा पूर्व से लागू कर दिया गया। 2018 जो दिसंबर है वहां से लेकर मार्च 2019 तक, यानी कि पहले 4 माह का क्या दे दिया गया, डायरेक्ट पहला किस्त दे दिया गया किसानों को, यानी कि जो बोलते हैं ना भूतलक्षी प्रभाव, उसके साथ ये लागू हुआ था। बीमा और पेंशन योजना, इसमें क्या है, जैसे जीवन ज्योति बीमा योजना है ना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में ये लॉन्च हुआ था, बीमा योजना है ना। इसमें क्या था, गरीबों को और वंचितों को इंश्योरेंस का कवर दिया जाए। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजना दोनों में ही गरीबों को बीमा कवर देने का जो है क्या है, योजना है। लोग बीमा नहीं करवा पा रहे थे तो गवर्नमेंट करवाने लगी। जीवन ज्योति योजना के तहत 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, और सुरक्षा बीमा योजना के में जो निधन हो जाता है या पूर्ण अपंगता हो जाती है तो इसमें भी 2 लाख रुपए का कवर दिया जाता है। लेकिन आंशिक विकलांगता पे 1 लाख रुपए का कवर है, यानी कि अगर आप जीवन ज्योति में पैसा जमा करते हो तब क्या होगा, 2 लाख मिलेगा। कब मिलेगा, या तो आप मतलब बोल सकते हो आपका मृत्यु वगैरह हो जाता है उसके बाद। अब मान लो सुरक्षा बीमा योजना करवाया है आपने, यानी कि दुर्घटना वाला से रिलेटेड है, तो आपको अगर अपंग हो जाते हो या मर जाते हो तो 2 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन आपका एक आध तो हाथ पैर टूट गया, आंशिक है, तो 1 लाख रुपए आपको दे दिया जाएगा, ऐसा है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। इंश्योरेंस कंपनियों को डेटा उपलब्ध कराया जाएगा, किससे संबंधित, जो भी करवाएंगे अपना मतलब बीमा उनसे संबंधित, उसके माध्यम से फिर पूरा क्या होगा, कवरेज जो है दिया जाएगा। अब ये थोड़ा सा दावा वगैरह है, इतना हुआ है, जैसे सरकार ने जो है तो दिसंबर 2021 की बात करी। संसद में क्या जानकारी दी है कि अक्टूबर 2021 तक पहली योजना में 10,258 करोड़ रुपए के 5,12,915 दावे किए गए, जबकि दूसरी सुरक्षा बीमा योजना में 1797 करोड़ के 92,266 दावे किए गए। एक बताने का ये डेटा है, इस डेटा को अभी फोकस मत करना क्योंकि ये डेटा अभी आपका काम नहीं आएगा, है ना। इसका मतलब क्या है समझो, इंश्योरेंस कंपनी डेटा उपलब्ध कराती है, इस डेटा को रखा जाता है संसद के पटल पर और बकायदा बताया जाता है कि बीमा और पेंशन योजना में कितना कितना खर्च जो है किया गया है। अब इंश्योरेंस कंपनियां जितने दावे मिले रहते हैं उनको ना, और उन दावों में जितना वो भुगतान किए रहती है वो गवर्नमेंट को बताती है, और गवर्नमेंट फिर संसद में उस पर जो है रखवाता है संसद पटल पर, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। तो बीमा पेंशन से यहाँ क्वेश्चन आने की संभावना क्या है, ये वाला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें कितना कितना का कवर दिया जाता है। दूसरा, ये कब लॉन्च हुआ, ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट को ध्यान रखना। छठवें पे आते हैं स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन जो है नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को जो है आधिकारिक तौर पे शुरू किया। स्वच्छ भारत मिशन 2 तरीके से, ग्रामीण और आपका नगरीय शहरी दोनों चलता है, इस पे आपको अवार्ड वगैरह भी मिलते हैं, तो जानते हैं। ये सारी योजनाएं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, वहां पे और डिटेल हो जाएगा पर हर एक योजना का, तो और अच्छे से कर पाओगे आप, ठीक है। तो ये जो है एक फ्लैगशिप योजना की सामान्य जानकारी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ले जा रही हूँ अभी। 2 अक्टूबर 2014 को, अब 2 अक्टूबर गांधी जी का बर्थडे, तो ये चश्मा वाला आपको क्या याद रखना है, स्वच्छ भारत इसका लोगो है। इस दिन आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। स्वच्छ भारत मिशन एक योजना के रूप में पेयजल, स्वच्छता मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत संचालित होती है। ये पूरा पॉइंट याद रखना, ये मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामला,
ये 2 मंत्रालय यहाँ पे आपको मिल रहा है, इसी के तहत संचालित होता है। इस योजना को क्षेत्र जो है सार्वभौमिक स्वच्छता के उद्देश्य से शुरू किया गया। सार्वभौमिक स्वच्छता मतलब प्रत्येक क्षेत्र में स्वच्छता लाना है ना, और पूरे सब चीजों को स्वच्छ करना है। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन लाया गया। तो पेयजल स्वच्छता मंत्रालय और आवास एवं शहरी जो मामलों के मंत्रालय है, इन्होंने इसको स्पॉन्सर किया, और ये सार्वभौमिक स्वच्छता का उद्देश्य से चलाया जाने वाला क्या है, योजना है। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला एक सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है, महत्वपूर्ण है, और इसमें एकमात्र उद्देश्य क्या है, अक्टूबर 2019 तक, यानी कि जब राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी है उनकी 150वीं जयंती आएगी, तब तक क्लीन एंड ग्रीन इंडिया के कॉन्सेप्ट को सिद्ध करके बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करना है। तो मिशन लाया गया 2 अक्टूबर 2014 को। 5 साल का लक्ष्य रखा गया, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। 5 साल का लक्ष्य 2019 में क्या होगा, क्लीन एंड ग्रीन इंडिया। ओके, क्या होगा, क्लीन एंड ग्रीन इंडिया, यानी कि स्वच्छ और हरित भारत। ओके, क्लीन एंड ग्रीन इंडिया, ये 5 साल में करने का लक्ष्य रखा गया। 2019 में ही क्यों, गांधी जी की 150वीं जयंती थी इसलिए। तो इस स्वच्छ भारत मिशन से पहला क्वेश्चन, कब शुरू हुआ, किस मंत्रालय ने शुरू किया, किस प्रकार की योजना है, तो सार्वभौमिक स्वच्छता की योजना है ना। इसका उद्देश्य क्या है, या लक्ष्य कब तक रखा गया है था, तो 2019 तक। क्लीन एंड ग्रीन इंडिया इसका क्या था, लक्ष्य था। ये क्वेश्चन में आ सकते हैं। आते हैं डिजिटल इंडिया पे। डिजिटल इंडिया पावर टू एम्पावर, है ना, ये जो है इसका क्या है, लोगो है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की बात करें तो ये भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने वाली योजना है, यानी कि भारत को डिजिटलाइज करने वाली योजना थी डिजिटल इंडिया। 1 जुलाई 2015 को ये शुरू किया गया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 1 जुलाई 2015 को जो है डिजिटल इंडिया मिशन शुरू किया गया था। फ्लैगशिप कार्यक्रम है ये भी, जिसमें 3 घटक आते हैं। 3 घटक क्या है, ए, सुरक्षित और स्थिर डिजिटल बुनियादी ढांचा विकसित करना, बी है सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप में वितरित करना, और सी है सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता। ध्यान से पढ़िए, 1 जुलाई 2015 को हमने शुरू किया। पहला हमारा उद्देश्य क्या है, सुरक्षित और स्थिर डिजिटल बुनियादी ढांचा, मतलब हम जो भी चीज बना रहे हैं वो बुनियादी ढांचा कैसा हो, सुरक्षित हो, स्थिर हो और डिजिटल हो। दूसरा, जब हम उन बुनियादी ढांचों के माध्यम से लोगों को सरकारी सेवा पहुंचाएं, तो कैसे पहुंचाएं, डिजिटल रूप में, मतलब उनको जाके ऑफिस का चक्कर ना काटना पड़े, उनको जो है ऑन द स्पॉट डिजिटल रूप में पहले ही वो सरकारी सुविधाओं को जो है अप्लाई करने का, उससे बेनिफिट लेने का सुविधा उनको मिल जाए, यानी कि वितरित कर दें। और तीसरा, हम लोगों को शिक्षा दें, कैसी, डिजिटल साक्षरता, तभी तो वो जान पाएगी ना कि कैसे डिजिटल इंडिया काम करेगा। तो पहले बुनियादी ढांचा सुरक्षित स्थिर रखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, सरकारी सेवाओं को लाएंगे, डिजिटल रूप में रहेगा पूरा कार्यक्रम। उसके बाद हम लोगों को डिजिटल साक्षरता देंगे। तो ये 3 घटक आएगा। योजना में भारतीय नागरिकों के लिए डिजिटल साक्षरता और डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता पर ज्यादा जोर दिया गया, यानी कि लोगों को हम लिटरेट करेंगे और उनको ज्यादा से ज्यादा डिजिटल संसाधन क्या करेंगे, उपलब्ध कराएंगे। तो ये पूरी एक योजना है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की बात करें तो आज सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग DEITY, ओके, DEITY, इसके द्वारा जो है ये जो है परिकल्पित किया गया है, यानी कि सीधी सीधी बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने क्या किया, इसकी रूपरेखा तैयार की है। तो कार्यक्रम जो है सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में चल रहा है, किसकी बदौलत है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जिसने इसका कॉन्सेप्ट को तैयार किया। तो डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ, इसके घटक क्या क्या है, कहाँ कहाँ ये लागू है, कौन सा विभाग इस पर जोर देता है, काम करता है, ये सारे क्या है आपके बनने वाले क्वेश्चन हैं। सर्व शिक्षा अभियान, ओके, SSA, सर्व शिक्षा अभियान, सबके लिए शिक्षा, सार्वभौमिक है। ये भी एक प्रकार का जो है ये फ्लैगशिप कार्यक्रम है जो कि भारत सरकार चलाती है, जिसका उद्देश्य है बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। इसलिए प्राथमिक शाला में जो है सब पढ़े सब बढ़े वाला लोगो लगा रहता है, देखे होंगे आप।
प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिकरण करना, यही इसका लक्ष्य था। आया कब था ये अभियान? आया था 2001 में। ओके, 2000 से 2001 के बीच, स्पेशली 2001 में शुरू हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय गवर्नमेंट थी, है ना, इसलिए शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए उन्होंने ये योजना शुरू किया। तो ये शिक्षा के सार्वभौमिकरण की योजना क्या है? सर्व शिक्षा अभियान है। किस प्रकार की योजना है? फ्लैगशिप योजना है ना। किसने शुरू की गई कि मतलब किस सरकार ने शुरू की? अटल बिहारी वाजपेयी यानी कि एनडीए सरकार ने शुरू की, है ना। और इसका जो शुरुआत है वो सन कौन सा लोगे आप? 2000 से 2001, या फिर कंप्लीटली बात करोगे तो 2001। ओके, शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है? मतलब शिक्षा का सार्वभौमिकरण मतलब सब तक शिक्षा की पहुंच होना, सभी को शिक्षा प्राप्त होना। सभी को शिक्षा मतलब इसमें जो डीएमजेएलजे होता है ना, धर्म, जाति, वर्ग, लिंग, इससे कोई भेदभाव ना दिया करना, इससे कोई भेदभाव हम नहीं कर सकते, तो वही चीज को इसमें डालो। शिक्षा का सार्वभौमिकरण मतलब हर वर्ग को, हर धर्म को, हर जाति को, हर गरीब अमीर से लेकर हर किसी को क्या होगा? शिक्षा का अधिकार मिलेगा। इसके माध्यम से वो शिक्षा प्राप्त कर सकेगा और शिक्षा उनको जो है प्रदान की जाएगी। इसके लिए हम क्या करें? शिक्षा का सार्वभौमिकरण की योजना लाए, सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान का यही उद्देश्य था, सार्वभौमिकरण। हर किसी को, हर जाति को, हर वर्ग, धर्म, गरीब अमीर से लेकर हर किसी को जो है उनके बच्चों को प्राथमिक स्तर पे शिक्षा जो है मिले। और प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक स्कूल बड़ी मात्रा में इसमें खोले गए। इसका दायरा याद रखिएगा, 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक शाला खोलने का इसमें प्रावधान रखा गया था, जिससे बच्चा क्या है स्कूल जाके प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर सके। ज्यादा दूर रहते तो बच्चे को भेजा नहीं जाता था। तो यहाँ पे सार्वभौमिकरण के साथ साथ ये काम भी किया गया। योजना का मूल रूप से बच्चों के कौशल और ज्ञान को विकसित करने के साथ साथ उनको शिक्षा का समान अवसर भी प्रदान करना था। जैसे इसका योजना का लक्ष्य देखोगे, हर वर्ग को दे रहा है, हर जाति, हर धर्म को दे रहा है, मतलब सभी को शिक्षा का समान अवसर दे रहे हैं। और इसके लिए क्या कर रहा है? कौशल विकास और ज्ञान को विकास कर रहे हैं। जो सर्व शिक्षा अभियान है मूल रूप से 2001 में शुरू कर दिया गया, क्योंकि 2001 में योजना शुरू हुई, मतलब बजट के अनुसार शुरू होती है योजना। फिर 2001 में क्या कर दिया गया? सभी स्कूलों में डाल दिया गया। और क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास एक आया था 86वां संविधान संशोधन, जिसमें कहा गया था 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को मौलिक अधिकार के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। मतलब 2001 में जब मौलिक अधिकार में इसको डाला गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 86वां संविधान संशोधन में, तब इसको पूर्णतः लागू कर दिया गया। तो पूर्ण लागू 2001 से ही हुआ है। ओके, सर्व शिक्षा अभियान का में जो है राज्य सरकार की सहभागिता के साथ अभी जो है इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। मतलब राज्य सरकार इसमें सहभागी रूप से पार्टिसिपेट कर रहा है। माध्यमिक और प्राइमरी सेटअप में विकास कार्यों को लेकर बने सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा अभियान का विलय होकर अब इसका नाम समग्र शिक्षा अभियान हो गया है। ये पॉइंट बोल रहा है। अभी वर्तमान में आपको सर्व शिक्षा अभियान नहीं मिलेगा, समग्र शिक्षा अभियान मिलेगा, जिसमें क्या है कि प्राइमरी और जो आपका माध्यमिक होता है ना, मतलब मिडिल, प्राइमरी और मिडिल दोनों को मिला के क्या कर दिया गया? सर्व शिक्षा, दोनों को मिला दिया गया। और सर्व शिक्षा अभियान के साथ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो चलता था, देखो सर्व शिक्षा अभियान किसके लिए है? प्राइमरी के लिए है। और माध्यमिक के लिए माध्यमिक शिक्षा अभियान है। दोनों को हम मिक्सअप कर दिए तो क्या बन गया? समग्र शिक्षा अभियान। तो चुपचाप ध्यान रखना, समग्र शिक्षा प्राइमरी और मिडिल को मिक्स कर दिया गया है, बस। तो प्राइमरी शिक्षा और मिडिल शिक्षा यानी कि प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा, ये दोनों के लिए जो अभियान था वो मिक्सअप हो गया और बन गया समग्र शिक्षा अभियान। ओके, सर्व शिक्षा अभियान का ये वाला लोगो है, सब पढ़े सब बढ़े। थोड़ा ध्यान रखना, लोगो से भी क्वेश्चन उठा सकता है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना, ओके, JNNURM। ओके, इसका क्या है, कार्य क्या है, क्या काम है, इसका देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना, है ना,
शहरी नवीनीकरण बोल दिया मतलब शहरी आधुनिकीकरण की योजना है ना। नवीनीकरण मतलब शहर को आधुनिक बनाना है, तो ये शहरी आधुनिकीकरण की योजना है। शुरू कब हुई? 3 दिसंबर 2005 को शुरू हुई, है ना। और शुरू किसके द्वारा की गई? शहरी विकास मंत्रालय। देखिए, शहरी नवीनीकरण की योजना है मतलब शहर को आधुनिकीकरण करोगे, ठीक है। तो कौन सा मंत्रालय इसके लिए जवाबदार रहेगा? शहरी विकास मंत्रालय। अब शुरू कब किया गया, वो एक डेट होता है, उसको याद करना होता है, 3 दिसंबर 2005 को। योजना का मूलभूत उद्देश्य क्या रहेगा? सीधा सीधा है, जो भी आपका अधोसंरचनात्मक सुविधा है, मूलभूत सुविधा है या लोगों को जीवन स्तर है, उसको हम सुधार करेंगे, उसमें गुणात्मक परिवर्तन करेंगे। 2015 में योजना को कायाकल्प करके शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन जो है शुरू कर दिया गया। मतलब इसी योजना को अपडेट करके अटल मिशन का रूप दे दिया गया। किसको? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय जो शहरी नवीनीकरण योजना थी। तो 2015 में योजना को क्या कर दिया गया? थोड़ा सा परिवर्तन करके अटल मिशन कर दिया गया। अगर आप इस पॉइंट को नहीं समझ पा रहे हो तो समझो, योजनाओं का नाम बदलता है, मॉडिफाइड होता है। तो 2015 में इसको मॉडिफाइड कर दिया गया। मॉडिफाइड करके क्या बोला? अटल मिशन के रूप में अब हम काम करेंगे। योजना के अनुसार बात करें, 2022 तक सभी के पास आवास की व्यवस्था, उसके अलावा पानी की आपूर्ति, सीवरेज या जो भी मूलभूत सुविधाएं जो शहरी क्षेत्रों में मिलनी चाहिए, उसके लिए योजना के तहत जोड़ दिया गया। मतलब योजना में हर वो काम होगा जो शहरी क्षेत्र के लिए जरूरी है। जैसे लोगों को पानी की जरूरत है, लोगों को सीवेज की जरूरत है क्योंकि ताकि उनके घर का कचरा निकल सके, है ना। उसके साथ साथ जो भी उनको मूलभूत सुविधा लगती है, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये भी एक फ्लैगशिप योजना होती है, जिसको बोल सकते हो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए और उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जो है इसको लाया गया। साथ ही क्या है कि लिंगानुपात में सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। तो ये भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है केंद्र सरकार की एक मुहिम है, एनडीए सरकार द्वारा ही लाया गया था। शुरुआत हुई थी इसकी, प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत की थी। याद रखिएगा, 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से शुरुआत हुआ था इसका। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में पूरे जीवन काल में शिशु लिंगानुपात में कमी को रोकने में मदद मिलती है। यानी कि पूरे जीवन काल का कहने का मतलब, अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत किसी का हम खाता खुलवा देते हैं, तो वो जो उनके पेरेंट्स है, उनका जो उनको बचाने का जो है ना, वो लगे रहेंगे उन लोग कि उनको जो है कुछ हो मत। कहने का मतलब है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में अगर आप खाता खुलवा देते तो पेरेंट्स भी सोचेगा कि मेरी बेटी जिंदा रहेगी तो उसको बेनिफिट मिलेगा। तो क्या होगा? शिशु लिंगानुपात में कमी लाएंगे हम। शिशु लिंगानुपात में कमी मतलब जैसा बोल सकते हो, जो हमारे यहाँ शिशु लिंगानुपात की कमी को रोकेंगे। मतलब जैसे लिंगानुपात है लगातार डिक्रीज हो रहा है, प्रति 1000 महिलाओं की संख्या क्या है? डिक्रीज हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं? उस डिक्रीशन को रोकने में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। और हेल्प करेंगे उसके साथ साथ महिलाओं का क्या होगा? उससे सशक्तिकरण होगा। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लिंगानुपात तो सुधरेगा ही, महिला सशक्तिकरण भी होगा। 3 मंत्रालय इसके अंतर्गत आते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय। ये योजना को जो है 3 जो मंत्रालय है, मानव संसाधन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और महिला एवं बाल विकास। देखो, महिलाओं से रिलेटेड है, महिला बाल विकास को पकड़ो। मानव संसाधन से रिलेटेड है, मानव संसाधन विकास को पकड़ो। और तीसरा स्वास्थ्य से संबंधित है, भ्रूण हत्या को रिलेटेड करके पकड़ो। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ये 3 मंत्रालय जो है इसमें क्रियान्वित कर रहे हैं इसको। शुरुआत में 100 जिले इसमें थे, 100 जिलों से शुरू किया गया था जहां लिंगानुपात कम थे। उसके बाद धीरे धीरे क्या किया गया? दायरा को बढ़ाया गया। बुनियादी स्तर पर लोगों को प्रशिक्षण देकर, संवेदनशील और जागरूक बनाकर तथा सामुदायिक एकजुटता के माध्यम से सोच बदलने के लिए इस योजना को जो है जोर दिया जा रहा है, उसको क्रियान्वित किया जा रहा है। मतलब लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं कि योजना कितनी इंपॉर्टेंट है और बेटियां कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे समाज के लिए, है ना। और इसमें जो है इसके साथ साथ जो लड़कियों को कल्याणकारी सेवाओं की कार्यकुशलता में सुधार करना भी इसका उद्देश्य है। मतलब लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं की कार्यकुशलता में सुधार करना मतलब लड़कियों के लिए आप जो हो यहाँ पे प्रशिक्षण वगैरह दोगे, जिससे वो आगे चल के कुछ और काम करेंगी, इनकी कार्यकुशलता क्या होगी? वृद्धि होगी। तो ये भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का एक क्या है? लक्ष्य है। ये टॉपिक मैंने जो है एक रिकॉर्ड किया है,
फ्लैगशिप कार्यक्रम की है, ये सभी टॉपिक को आपको पढ़ना है, अलग अलग जो आएगा पार्ट उसमें पढ़ना पड़ेगा। तो एक संक्षिप्त एक विवरण है, इससे और डिटेल आप जाएंगे हम, जिसमें कुछ डेटा वगैरह भी रहेगा, कैसी पात्रता है, क्या करना पड़ता है, ये सारी चीजें मिलेंगी। तो एक ये संक्षिप्त परिचय है इन योजनाओं का, बोल सकते हो। तो ये चीजें मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ओके, और भी इससे रिलेटेड वीडियो आएंगी, तो आप बिल्कुल उसके लिए बने रह सकते हैं हमारे साथ। चलिए अभी मैंने क्लास ओवर करती हूँ इसको, है ना।